तो चलिए, क्लास शुरू होने से पहले एक घोषणा, अनाउंसमेंट जो भी बोलिए उसको। सो कल से आप लोगों ने देखा होगा मैसेज, कल से मैं छुट्टी पे हूँ। मतलब यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी है। तो चलिए, पीयूष साहनी भी ज्वाइन कर गए। तो हाँ, तो कल से मैं छुट्टी पे हूँ। सो आई विल बी आउट ऑफ टाउन फ्रॉम 22, मतलब कल से लेकर के 2 तारीख तक। तो यानी कि इस रविवार का क्लास नहीं होगा, और उसके बाद वाले वीकेंड में जो न्यू ईयर वाला जो वीकेंड है, मतलब 30 वाला, तो उसमें क्लास नहीं होगा। नहीं, 28-29 वाला, सॉरी। तो ये 3 क्लासेस नहीं होंगे। फिर हम लोग फिर वापस 2 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद फिर जो है क्लास चालू चालू रहेगा। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो। जो लोग सब लोग क्लास में जब रहेंगे तो आप म्यूट पे रहेंगे, ताकि तभी आप अनम्यूट करेंगे जब आपको बोलना हो, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज से डिस्टरबेंस होगा क्लास में। ठीक है, ओके। अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये है आपका चैप्टर 4, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, और द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग आज कुछ कुछ बेसिक थंब रूल है, जो जो कुछ तरीका या ट्रिक जो भी बोलिए उसको, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का होता है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो अगर पिछले क्लास का आप लोगों को याद होगा, कोई भी इक्वेशन अगर मान लिया जाए, क्या इसको अगले साल में इस बोर्ड को यूज नहीं करेंगे पक्का। दिस इज वेरी अनोइंग, उतना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो आई हैव टू जस्ट गेट अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सम रिलायबल दिस थिंग। चलिए, तो हम लोगों ने पहले देखा था रैखिक रैखिक समीकरण, जो कुछ ऐसा मान लिया जाए यहाँ, और तो द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण का अंतर क्या है कि द्विघात समीकरण में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है। देखिए, रैखिक समीकरण या घात जो है 2 रहता है, यहाँ पे दो है, एक है, कुछ नहीं है। तो यानी कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल इज 2, ये 2। रैखिक समीकरण में देखेंगे कोई भी वेरिएबल अब एक्स और वाई जो भी है, उसका मैक्सिमम पावर 1 रहता है, या लीनियर इक्वेशन जो भी बोलिए। तो ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। द्विघात समीकरण क्या लाइन ड्रॉ करता है, क्या करता है, कौन सा शेप बनाता है, दैट वी विल टेक अप लेटर। अभी के लिए हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अगर द्विघात समीकरण हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब रैखिक समीकरण में क्या था कि भाई आपका लीनियर इक्वेशन में क्या था कि आप लोग उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, उससे कोई रेखा बनती है, लाइन बनता है, ड्रॉ करता है वो। अगर 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखा बनती है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका सोल्यूशन होता है। या फिर आपको उसको बीजगणित के द्वारा, अलजेब्रा के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट वी हैड लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट पार्ट। अभी जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ द्विघात समीकरण का। तो अगर मान लिया जाए, उसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स था, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो उसका वैल्यू क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा था। तो लेट्स नॉट गो टू दैट वन आल्सो। और हम लोगों ने इसको निकाला कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर निकालना हो तो उसका वैल्यू कैसे इतना होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू अगर देखना हो तो कैसे, सिंपल, ए स्क्वायर, आई मीन अगर एक्स स्क्वायर बोले तो यानी एक्स गुना एक्स, वैसे ए प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है, मतलब ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। उससे हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला था। इसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू भी कुछ होता है,
सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बदले माइनस होता है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, वो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो अभी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस लिए सही होता है, वो हम लोग उसका यूज देखेंगे तो और क्लियर होगा फिर से। ठीक है, और आप लोग बताइएगा अगर हम बहुत जल्दी जा रहे हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो, है ना। तो अभी इस क्लास का मेन पर्पस हमारा रहेगा कि हमारे पास कोई भी अगर द्विघात समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व करके कैसे हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए एक इक्वेशन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको अगर सॉल्व करके निकालना हो एक्स का वैल्यू, कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, उसको सॉल्व करने का मतलब वही है कि आपका जो इसमें जो किसी को आप सॉल्व क्या करते हैं कि भाई उसका उसमें क्या जो भी प्रॉब्लम था, जो जानकारी नहीं थी, उसको जानकारी को निकालना है। तो यहाँ पे अगर द्विघात समीकरण हो, उसको सॉल्व करना हो, उसका मतलब ये है इस द्विघात समीकरण में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। फोर का मतलब फोर होता है, जब तक हम लोग हैं तब तक हमेशा फोर का वैल्यू फोर ही रहेगा। क्या नहीं पता है वो है एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है हमको नहीं पता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड फाइंड इट आउट। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमको इस इक्वेशन में देखना चाह रहे हैं कि भाई एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। इसको अगर, ठीक है चलिए, तो इसका इसका वैल्यू क्या क्या होगा निकालना है हमको। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, हमेशा देखिएगा जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो ना, आपका पहला अप्रोच ये रहेगा, पहला अटेम्प्ट जो आप लेंगे हमेशा, आप ये कोशिश करेंगे कि भाई ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू चेक। ओके, तो अगर आपको ये द्विघात समीकरण मिला, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स को हम ए मानते तो एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो है, ठीक है, प्लस 2ab, हमारे पास क्या है -2ab है, माइनस टू इंटू समथिंग है, तो प्लस तो नहीं है ये। और ये बी स्क्वायर, फोर को हमको स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ ये टू का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फोर को हम बोल सकते हैं कि भाई ये फोर के बदले उसको टू स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर, एक्स को अगर ए माने और टू को अगर बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये टू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा दिख रहा है। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलता है कि, और ये वाला हो जाता है माइनस, तो यानी कि ए स्क्वायर मान ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है ये। तो यानी कि क्या हुआ मतलब इसका कि भाई ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है। तो हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ में रिलेट करके बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं इस रूप में कि भाई ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बता रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस टू गुना एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, यानी कि या तो इसका वैल्यू 0 है या इसका वैल्यू 0 है, और दोनों एक ही चीज है, मतलब एक्स माइनस टू का वैल्यू 0 है। तो इससे आपको एक्स का वैल्यू निकल गया। तो इस केस में क्या हुआ कि इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है एक्स का, विच इज 2। ठीक है, यहाँ तक में कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हैं कि सर क्या बकवास किए जा रहे हैं।
नहीं? ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक फॉर्म था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि सबसे पहला अटेम्प्ट आपका ये होगा कि आपको जब भी कोई इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले पता करना है कि भाई कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब फटाफट आपको मिल जाता है, उसके ज्यादा कुछ तिगड़म नहीं करना पड़ता उसके लिए, है ना। अब मान लिया जाए आपको, अगर हम एक इक्वेशन देंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16 इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन देंगे, x² + 8x + 8 इक्वल टू 0। तब ये दोनों अगर दोनों इक्वेशन रहे ऐसे आपको, तो आपका पहला, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग एनीथिंग, राइट, हमेशा देखिए कि भाई आपका अप्रोच क्या होगा। इसको हम यहाँ पे जो मेरा बच्चा लोग जो इधर यहाँ पे इसको पढ़ाते हैं हम लोग, उन लोग को हम एक मेथड बोलते हैं ट्रान, कि भाई ये ट्रान जो है, दिस इज योर सिल्वर बुलेट। मतलब ये मैजिकल फॉर्मूला है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी मैथ में। उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए, अगर नहीं बताया आप लोग को तो बताते हैं। टी का मतलब होता है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। मतलब यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट दैट इफ देयर इज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज मी। दुनिया में अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वो मैं हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट इज योर टी। देन कम्स आर। आर स्टैंड्स फॉर रीड। मतलब रीड 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 एंड रीड, मतलब पढ़िए। सवाल जब मिले आपको तो पढ़िए एक दो बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक पढ़िए जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो जाए, एकदम बोर नहीं हो जाए, थक नहीं जाए कि भाई हाँ, ये सब, इस सवाल को हम बहुत बार पढ़ लिया, हम बहुत क्लियर है कि वो चाहता क्या है। देन ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज। मतलब जब तब आप सोचेंगे कि भाई क्या करना क्या है। अच्छा, तो भाई सवाल ये है, ये करना ये चाहता है, हमको ये फॉर्मूला पता है। बेसिकली यू आर मेकिंग योर प्लान, यू आर मेकिंग योर ब्लूप्रिंट कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हो। एंड देन कम्स एन। एन जो है एक जूते का ब्रांड है, नाइकी। उसका पंच लाइन है, जस्ट डू इट। तो हम ये बोलते हैं भाई ट्रान का मेथड यूज कीजिए आप, कि पहले खुद पे भरोसा रखिए। वो तो खैर एक बार हमेशा नहीं करना है। हर एक सवाल जब मिले तो चाल लगाइए। मतलब एक तो समझिए कि भाई सवाल है, अच्छा ठीक है, कोई भी कर सकता है तो हम कर सकते हैं। पढ़िए सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है। तो उसके सोचिए कि कैसे सॉल्व करना है, देन यू स्टार्ट डूइंग इट। पढ़िए, सोचिए और कीजिए। इसको अगर आप हिंदी में बोलना चाहे तो यहाँ पे सेम मेथड लगा रहा है कि अगर ये दो दो इक्वेशन है आपको सॉल्व करने के लिए, तो पहले पढ़िए कि भाई ये एक इक्वेशन है, ये बोल रहा है कि x² + 8x + 16, ओके, ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ये है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तब आप एनालाइज करना शुरू करें कि भाई अच्छा, ठीक है, पढ़ लिए। अब आप सोचना शुरू किया, अच्छा दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले देखिए, अब अभी आप दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा ये वाला जो है 16 को हम बोल सकते हैं 4²। 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये वाला स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। ये वाला स्क्वायर हो सकता है। अभी आप एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तो आपने सॉल्व करना शुरू नहीं किया है। फिर आप देखते हैं, अच्छा ये a², b² और ये 2ab लिख रहा है, तो ये +b² का फॉर्म में है। ये वाला नहीं है, इसके लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा, ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो सो दिस इज हाउ यू एनालाइज कि भाई अच्छा, इस प्रॉब्लम को देख के आपको लग गया कि ये a+b² के फॉर्म में है, और ये जो है a+b² के फॉर्म में नहीं है। तब जब आप सॉल्व, तब उसके बाद कि अच्छा ठीक है, चलो ये a+b² के फॉर्म में, तो चलो a+b लगाते हैं और करते हैं आगे। वो फटाफट कर लेंगे फिर। देन यू डोंट हैव टू पुट एनी थॉट्स, आपको सिर्फ करना है। दैट इज व्हेन नाइकी कम्स इनटू प्ले। नाइकी मतलब जो अपना जूते का ब्रांड है, कि जस्ट डू इट। तो सवाल को जब भी मिले ना, ट्राई कीजिए इस फॉर्मूला को, इस अप्रोच को। ये फॉर्मूला नहीं, अप्रोच है कि भाई पहले पढ़िए सवाल को, एक दो बार पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी सवाल देख के हम घबरा जाते हैं। आप जब एक दो बार पढ़िएगा ना, तो देन यू विल सी कि प्रॉब्लम जो है, ये सवाल जो है बहुत हल्का हो जाता है। तो इसलिए सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि सवाल मिला, करने लग गए बिना कुछ सोचे, बिना समझे। तो उसमें क्या होता है, कभी अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया, अगर गलत डायरेक्शन में बढ़ गया, तो यू एंड अप वेस्टिंग सम टाइम। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया थोड़ा ज्ञान की बात।
तो हम लोग वापस काम पे आते हैं। तो लेकिन ज्ञान में भी ये था, पढ़िए, सोचिए और उसके बाद कीजिए। हर एक सवाल में आपको लगेगा कि सर फालतू टाइम बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने में टाइम बड़ा खराब होगा, लेकिन नहीं, दैट दैट बिकम्स अ गुड सेविंग एक्चुअली, एंड दैट बिकम्स अ गुड हैबिट फॉर सॉल्विंग थिंग्स। तो अब मान लिया जाए कि आपको अगर मैं देता हूं कि चलिए एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो है, मान लिया जाए y² प्लस चलिए 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे y सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी इसको देखिए, यहाँ पे ट्रांस मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे मैं अगर इफ आई हैव टू सॉल्व इट, हाउ विल आई सॉल्व इट। तो ये सवाल है y² प्लस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। y² प्लस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। ओके, दो बार पढ़ लिया कि अब सोचना शुरू करने की, अच्छा ये तो यहाँ पे हमको y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहला मेथड होता है मेरा कि इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ है क्या हिसाब किताब उसका। तो ये एक तो स्क्वायर है, 81 किसी का स्क्वायर है कि नहीं, तो ये 81 हमको लिखता है कि भाई 9 का स्क्वायर है, तो हम इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा है। ओके, और जो ये है 18 को हम 2 × 9 वाई लिख सकते हैं। सॉल्व करने का जल्दी नहीं है, अप्रोच पे ध्यान दीजिए। आई डोंट रियली केयर मच अबाउट द आंसर, तो सभी की जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख गया y² प्लस b² 2 × a × b, तो हो गया ये। तो ये जो है, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तभी आपको पता चल गया कि अच्छा ये y+9 का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ को हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज द ट्रांस मेथड। मतलब ये पहला अप्रोच है कि आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया सॉल्व करने के लिए, पढ़ा उसको सोचा और पहले आपने रिलेट किया कि भाई ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, या a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। ले देखिए मुद्दा क्या है, लास्ट में आपने क्या किया, इसको आप ले आए y+9 इक्वल टू 0, यानी कि दो फैक्टर के रूप में लाए, मतलब समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0। ये आपका अल्टीमेट प्लान है, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं। जब आप फैक्टर के रूप में ले आते हैं, बोलते अच्छा ये अगर किसी दो चीज का को गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, मतलब या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है। पहला 0 जो है आपको एक सॉल्यूशन देता है, दूसरा 0 आपको दूसरा सॉल्यूशन देता है, दोनों एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका पहला अप्रोच था। लेकिन अगर आपको मान लिया जाए कि अगर ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना हो, x² माइनस 6y प्लस ओके, हाँ, चलिए ऐसा मान लिया जाए। हम्म, एक मिनट सोचने दीजिए सवाल सही है कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम्म, चलिए, तो ये है आपको सॉल्व करना है, मान लिया जाए। तो ये है x², ये तो स्क्वायर नहीं दिख रहा बराबर। 12 टाइम्स 12 इज 144, 11 टाइम्स 11 इज 121, तो ये स्क्वायर नहीं है। ये 2 × सॉरी, ये सवाल ही थोड़ा गलत हो गया।
ये जो है आपका, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखिए, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। और दूसरा चीज है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो प्लस भी नहीं है। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ में इसका हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसा अगर सिचुएशन हो, तब आता है दूसरा तरीका, उसको हम बोलते हैं ए इंटू सी। सबसे पहले देखिए, तो इसको एक काम करते हैं पहले। आप लोग को अगर याद होगा, तो हमने शायद कि हमने पिछली क्लास में बात किया कि नहीं किया, जब कोई भी स्टैंडर्ड सॉरी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप हमेशा इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। आप अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, इस वाले को और इसको, तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए जो है अगर आप सोचेंगे तो वो 1 है। यहाँ पे इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, तो बी का वैल्यू जो है -6 है, और सी का वैल्यू देखेंगे तो वो भी -6 -135 है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे इस फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं। आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, x² + 14 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो है इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं भाई यहाँ पे बी का वैल्यू 0 है, तभी एक्स वाला टर्म गायब हो गया, सी का वैल्यू 14 है। तो बेसिकली आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सोचेंगे अगर, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप इससे ए और बी और सी का वैल्यू कभी भी मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ रिलेट करने के लिए था, ठीक है। तो अगर आपका इक्वेशन था x² -6x -135 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको हमेशा देखें कि भाई अच्छा, ए और सी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन में देखें तो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करेंगे तो, और सी का वैल्यू है आपका -135। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब पहला अप्रोच काम नहीं किया, मतलब आप स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ रिलेट नहीं कर पाए, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ नहीं रिलेट कर पाए, तो आप दूसरा तरीका है, दूसरा हथकंडा है ये आपका, कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कीजिए और निकालिए कि भाई ए और सी क्या है। ए का वैल्यू 1 है यहाँ पे, और सी का वैल्यू -135 है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो निकलता है आपका वैल्यू -135। -1 इंटू -135 का वैल्यू निकलता है 135। अब सोचिए कि 135 जो है, इसका अगर आपको ब्रेक करना होता फैक्टर फॉर्म में, तो कैसे हो सकता है? इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, मतलब इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 135 हो सकता है, फिर 15 इंटू 9 होता है, 15 135, और तीसरा हो सकता है 5 इंटू 27, ठीक है। तीन चीज निकला। तो आपको अब देखना है क्या है, इसमें से कौन सा फैक्टर है, 1 1 एंड 135, ये और ये तीनों में से कौन सा कम, ए इंटू सी ए प्लस सी, ऐसा देखेंगे। मतलब ए इंटू सी निकालिए, और बी का वैल्यू जो है आपका ए प्लस सी से मैच करना चाहिए, ठीक है। ए प्लस सी ए माइनस सी जो भी है, मतलब कैसे भी करके, यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना वैल्यू निकल रहा है, और उसका जो फैक्टर्स है उसमें से कौन सा बी के बराबर है। ये आपका सिर्फ हिसाब किताब है, इसमें अभी तक कुछ कर नहीं रहे आप लोग। तो आपको 135 निकला, उसका फैक्टर्स या गुणनखंड 1 है, 1 135 है, 59 है, 527 है। अब देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन, 1 135 लेंगे तो जोड़ने से क्या होता है, 136 हो जाता है, घटाने से 134 हो जाता है, बात नहीं बन रहा है। 27 और 5 को देखेंगे तो 27 5 32 होता है, 27 -5 जो है 22 होता है, इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन आप ये और देखिए 15 और 9 है, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 24 हो जाता है,
15 और 9 को 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 होता है, तो यहाँ पे हिसाब किताब बैठ सकता है। तो आपका कैलकुलेशन यही है कि आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 9 के साथ हम खेल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा खेल था, पूरा हिसाब किताब था, दैट वाज ओनली टू फाइंड आउट वेरी स्मॉल थिंग। और वो स्मॉल थिंग क्या है? वो स्मॉल थिंग है ये कि भाई ये 6x जो है उसको हमको थोड़ा सा तोड़ देना है। इसको हम बोल सकते हैं कि -135 है, तो यानी कि -15 अब +9 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, इसको हो जाएगा -6, और -15 और 9 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा -135। तो यानी कि अब जो 15 और 9 निकला था उसको अब अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोड़ घटाव करके 6x पहुंचाना है। तो आप बोलते हैं ये 15, इसको आप लिख सकते हैं 15x प्लस 9x, तो ये दोनों जोड़ करके -6x होगा। तो आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपने तोड़ फोड़ किया है बस, और कुछ नहीं। अब वो करने के पहले आपने दिमाग लगाया कि भाई कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6x को आप किसी तरह से लिख सकते हैं। -6x को आप -3x लिख सकते हैं, -12x +6x लिख सकते हैं। आपको जानना था कि भाई कौन सा तोड़ने पे आपका काम आसान होगा। अभी देखिए क्या हो गया। आप दो टर्म को एक साथ लीजिए, ये दो को एक साथ लीजिए। अब x और 15x में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x-15, प्लस यहाँ पे फिर से 9 कॉमन रख लीजिए, हो गया x-15 इक्वल टू 0। मतलब आपने ये दो टर्म को साथ ले लिया और ये दो टर्म को साथ ले लिया, और उसमें जो कॉमन है बाहर निकाल लिया। क्या निकल गया? ये x+9 इंटू x-15 इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, पिछले बार हम लोगों ने क्या निकाला था? a+b होल स्क्वायर फॉर्म में निकाले थे, मतलब स्क्वायर निकल गया। स्टैंडर्ड फार्मूला अगर है तो उसमें स्क्वायर निकल गया, मतलब ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0। अभी भी फिर से क्या किया आपने? सारा तिक्रम करके यू हैव गॉट टू फैक्टर्स, गुणनखंड के रूप में ले आए आप। इक्वेशन को आपने फैक्टर फॉर्म में ले आए आप, उसका फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है? दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, यानी कि इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। जब ये 0 है तब x का एक वैल्यू निकलेगा, मतलब x+9 इक्वल टू 0 है तो x का एक वैल्यू निकलेगा। x-15 इक्वल टू 0 है तो x का दूसरा वैल्यू निकलेगा। यही आपका x का वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू -9 निकला, यहाँ पे x इक्वल टू 15 निकला। तो यहाँ पे दो आंसर निकला। समरी ये है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो आपको पहला अप्रोच है कि भाई देखिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर या a²-b²। अगर रिलेट कर पाना सीधा सीधा, तब तो सीधा आप उसको उस फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर है, तो यानी कि वहां पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं निकला अगर स्क्वायर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ में, तब ये दूसरा अप्रोच है कि आप देखते हैं कि भाई इसमें ए और सी का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और फिर देखते हैं कि उसका ए इंटू सी का जो वैल्यू निकला मल्टीप्लाई करके, जो उसका जो गुणनखंड है, उसमें से कौन सा पेयर लेकर के आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमेशा ए इंटू सी, a+c। मतलब ए इंटू सी निकालिए और देखिए बी जो है a+c या a-c से मैच करा सकते हैं कि नहीं। ये आपका दूसरा अप्रोच है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट टीचिंग माई सेल्फ। आप लोग सब क्लियर है कि क्लियर नहीं है? यस सर। चलिए, तो एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं, देन विल गो टू द थर्ड अप्रोच विच आई कॉल एज सिल्वर बुलेट, हिंदी में रामबाण। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं। मान लिया जाए आपको सॉल्व करना है x² प्लस 8x प्लस -48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप पहले पहला क्या करेंगे भाई कि अच्छी है किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है क्या।
तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बोलता है ए प्लस, ये क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो नहीं है, क्या कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो टू ए बी वाला जो बीच वाला टर्म होता है, जो एक्स वाला टर्म है, वो नेगेटिव हो जाता है, ये टर्म तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, कांस्टेंट वाला। तो ये सीधा सीधा आपको दिख गया भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो भाई दूसरा अप्रोच है, दूसरा अप्रोच में क्या था, ए इंटू सी, ए प्लस सी, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए इंटू सी निकालते हैं यहाँ पे ए क्या है 1, सी क्या है -48, तो 1 × 48 हो गया आपका -48, ठीक है। आपको निकल गया ए इंटू सी का वैल्यू, ए इंटू सी का वैल्यू आपका निकल गया -48। अब ए इंटू सी अगेन याद रखने के लिए कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला साथ रिलेट कर रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ए है 1 और सी है -48, ठीक है। तो भाई ये निकल गया। अब -48 को हम कैसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए इसको क्या 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 फैक्टर्स हो सकता है, उसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, और कुछ होगा 5 6, 6 × 48, 6 × 8 भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही, आई थिंक इतना ही। हाँ, तो इतना में से देखिए आप क्या क्या चीज को जोड़ घटाव करके आप 8 ला सकते हैं, देखना ये है। 148 में कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा, 224 में भी कुछ नहीं होगा, 2 और 24 को जोड़ेंगे तो 26 होता है, घटाएंगे तो 22 होता है या -22 होगा, जो भी। 316 से भी 19 या 13 पे मामला आएगा, 8 तो नहीं पहुंच रहा है, ये वाला जो है आपका क्लू है। 12 - 4 करेंगे तो 8 हो जाता है, तो वही करते हैं। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि अच्छा 12 और -4 अगर ऐसा ब्रेक करते तो इन दोनों को गुना करने पे क्या होता है, 12 × -4 -48 मैच कर जा रहा है, मतलब ये उपाय काम करेगा। तो अभी तक जो है आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप लोग जो है सिर्फ ये आपका ट्रान मेथड का ए वाला पार्ट है, दिस इज वेर यू आर एनालाइजिंग इट, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा ये इक्वेशन दिए किसी को सॉल्व करने के लिए, तो और अगर ये मेथड नहीं लगाएंगे तो आपको, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फालतू बहुत एफर्ट जाएगा। जब क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया 2 3 बार, समझ गए और अब उसका एनालाइज कर रहे हैं, आपको लग गया कि भाई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तभी आपका एनालिसिस आपको बोलता है कि अच्छा 8 जो है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे, जो अभी हम लोगों ने देखा 12 और 4 मिला करके, इसको हम बोल सकते हैं 12x -4x -48 इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ये तरीका इतना बढ़िया है कि आप अगर x² -4x पहले रखिए या 12x को बाद में रखिए तो भी काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमेशा पहला दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप अगर ये -4x पहले लिखते तो भी आपका कोई गड़बड़ नहीं होता। चलिए आपको दिखाते हैं, अम, चलिए -4x पहले लिख लेते हैं, ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को साथ रखेंगे और ये दोनों को साथ रखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन रह सकता है यहाँ पे, तो ये हो गया x+12, और यहाँ पे क्या -4 कॉमन रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x+12 फिर से, मतलब -4 × 12 इज -48, है ना। तो ये हो गया आपको, तो देखिए ये निकला ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका x-4 × x+12, यानी कि फिर से देखिए वही काम किए ले दे करके अंत में हम लोग समथिंग इंटू समथिंग फॉर्म में ले आए, यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इसी में हम बोलना चाह रहे थे कि अगर आप इक्वेशन लिखते वक्त में अगर इसको पहले लिखते, -4x पहले लिखते, तो क्या होता, आपका हिसाब किताब गड़बड़ाता, नहीं गड़बड़ाता। देखिए अभी यहाँ पे इसको आप लोग को, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को ये नहीं लगे कि ये याद करने का चीज है, याद करने की चीज नहीं है कि अरे 12 के बदले 4x पहले लिखा गया तो कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, मामला मामला गड़बड़ाएगा नहीं। तो चलिए आपका 12 और 4 का हिसाब है ना, तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं पहले, चलिए -4x + 12x।
अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगे ना तो भी देखिए सेम ही चीज होगा। यहाँ पे चलिए क्या है, एक्स कॉमन रखेंगे, x-4 प्लस यहाँ पे क्या है 12 कॉमन रखते हैं, 12 इंटू x-4 इक्वल टू 0, यानी कि x-4 इंटू एक्स प्लस 2 12। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को याद है कि देखिए ये दोनों में कॉमन है तो इसलिए x प्लस 12 हो गया ये, ठीक है। तो देखिए से पहले भी सॉल्व करके x-4 इंटू एक्स प्लस 12 आया था, अभी भी सॉल्व करके वही आया। तो आप ये सीक्वेंस पहले इसको लिख रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पावर में एक एक का अंतर हो, मतलब इसका इसका इस टर्म और इस टर्म का जो है पावर में एक का अंतर हो। आप अगर इसको और इसको एक साथ रख लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तब नहीं बनेगा। जहाँ पे दो पावर का अंतर है, यहाँ पे देखिए इन दो टर्म में इस पे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो टर्म को साथ में रख रहे हैं तो उनका पावर में डिफरेंस सिर्फ एक का होना चाहिए, इसलिए x² और इसको साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक का समरी क्या है कि भाई आपका अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले तो आप देखिए भाई स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें से कोई यूज कर सकते हैं क्या। यूज कर सकते हैं मतलब उससे रिलेटेड दिख रहा है क्या। नहीं दिख रहा है तो दूसरा उपाय होता है ए इंटू सी ए प्लस सी, जो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ में रिलेट कीजिए, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में रिलेट कीजिए और ए और सी का वैल्यू निकालिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ए इंटू सी कितना हो रहा है, और फिर ए इंटू सी का फिर जो वैल्यू है उसका देखिए फैक्टर्स या गुणनखंड क्या क्या है, उसमें से कौन सा जो पेयर है जो कि आपको बी के वैल्यू दे सकता है, उस हिसाब से आप बी को ब्रेक कर देंगे। और ये सारा हिसाब किताब सिर्फ इसको इस बी वाले टर्म को ब्रेक करने के लिए कि भाई इसको दो टुकड़ों में कैसे बांटना है। अगर अगर मगर कुछ नहीं, अब ये बताइए कि यहां तक में क्लियर है या नहीं है, सभी कोई क्लियर है। क्लियर सर। यस सर। ओके, तो अब अगर ये भी, ये दो तरीका है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। तो अगर वैसा करना हो कि भाई ये दो फार्मूला है हमारे पास, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि भाई इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा इक्वेशन, मान लिया जाए हम ऐसा बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, हो गया गड़बड़। अब इसको ना तो ये देखिए ये स्क्वायर नहीं है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो है नहीं। और अभी देखेंगे 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 7, ए सी का वैल्यू कितना होगा 7। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या होता है, एक ही फैक्टर है 1 इंटू 7। और 1 और 7 के साथ में कितना भी मगजमारी कर लीजिए, चाहे जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, 4 नहीं आएगा कभी भी। तो यहाँ पे आप लोग फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में तीसरा अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं रामबाण है वो इसका। हर हर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आंख मूंद के आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जब भी आपका इक्वेशन हो, मान लिया जाए ऐसा यही सेम इक्वेशन रखते हैं, स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको याद रखना पड़ेगा। वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप x का वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हैं और वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब यानी कि द्विघात समीकरण है, यानी कि इससे दो सॉल्यूशन हो सकता है। और वो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर रूट बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे b, ये वाला b यानी कि a, ये वाला a यानी कि 1, और c यानी कि ये वाला c यानी कि 7, ठीक है। तो आपको जब भी कोई इक्वेशन मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला काम ये करें कि उसका ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए।
मतलब नोट कर लीजिए, निकालने से कुछ तो होता नहीं, सिर्फ देखना होता है कि अच्छा भाई यहाँ पे ए है आपका 1, बी है आपका, यानी कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का गुणक है जो 4, और सी है आपका 7। इस फॉर्मूला में बैठाएंगे इसको। तो ये देखिए बी की जगह पे आप बोलेंगे कि बी की जगह पे रख देंगे 4। आ 4, हर एक बी की जगह पे 4, इसकी जगह पे भी 4, ए की जगह पे 1, तो यानी कि यहाँ पे 1, 4 इंटू 1। सी की जगह पे, सॉरी ए यहाँ पे भी है ना एक, इसकी जगह पे भी 1, 2 इंटू 2 इंटू ए था, 2 इंटू 1, और सी की जगह पे 7। बस अब इसको सॉल्व करना है। -4 प्लस -4 स्क्वायर -4 इंटू 7, तो ये हो गया -4, थोड़ा सफाई कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है, जब एक एक्स का दो वैल्यू होगा, एक एक में आप प्लस लेके चलेंगे, एक में माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। ये 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 7 28, दिस डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये क्या निकला, -12 का स्क्वायर रूट, -12 का स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, या अकाल्पनिक नंबर, संख्या, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, तो आप हाथ खड़ा कर देंगे भाई अब नहीं हो पाएगा, यानी कि इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हमको बोले कि कहीं पे बांध टूट गया है, तो उसको हम नहीं फिक्स कर सकते, उसको बांध को, टूटा हुआ बांध को फिक्स करने के लिए कोई आदमी होगा जो उसके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, और जानकारी होगी, उससे वो फिक्स कर पाएगा। कोई बोलेगा कि जो है बिजली का खंभा गिर रहा है, ठीक कर दो, मेरे बस का नहीं है, ना तो हमारे पास स्किल है, नहीं हमारे पास सर्टिफिकेट है, नहीं नॉलेज है ना। हमको कोई बोले एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सॉल्व करो, कर देंगे, है ना। तो वही होता है कि कुछ चीज होता है जो हम सॉल्व कर पाते हैं, कुछ चीज हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, उसका सिचुएशन वही है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे अगर बोलते कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं मानता, लेकिन जब आपने ये अप्रोच लगाया और इसका वैल्यू निकला -√12, तो आप बोलते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप ये बोलेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है बिकॉज ये वाला वैल्यू जीरो, सॉरी नेगेटिव है, और किसी नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है उसको अकाल्पनिक नंबर, संख्या बोलते हैं, तो इसलिए इसका संभव नहीं है। ये जो बी स्क्वायर -4ac जो था यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, इसके लिए एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक। अब विभेदक याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है, देख लीजिए जो सहूलियत हो। लेकिन यही है सारे फसाद का जड़, यही बताता है अगर कि ये जो, तो दो चीज में देखिए कि पहला तो है कि कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या द्विघात समीकरण हो, उसको आप इस फॉर्मूला निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें इस ये विभेदक, विभीषण जो भी बोलिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बताता है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, वी हैव 15 मिनट्स, चलिए 10 मिनट में ये काम करेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन, चलिए अभी आप लोग एक इक्वेशन था मान लिया जाए, जो हम लोग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन था
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इन दोनों को हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए पहला इक्वेशन जो था, ये पहला इक्वेशन जो था उसमें तो दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे जानबूझ के। अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा जो ये जो मैजिक फार्मूला है उससे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। एक्स हम लोग से निकलता है, एक्स का वैल्यू फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, अगर पहला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या होता है, आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसके साथ रिलेट करके आप क्या कर रहे थे, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 निकल गया। यहाँ पे वो उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसे क्या निकलता है। यहाँ पे b क्या है, b का वैल्यू डालेंगे, पहले b का वैल्यू है 4, तो इसको यहाँ पे हर एक जगह पे जहां b है आप वहां पे 4 डाल देंगे, 4 स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, पहला इक्वेशन की बात करें हम लोग, a का वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू है 4 इंटू 1 इंटू सी है ये, एंड 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू 1। अब सी का वैल्यू जो है क्या है, सी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे डाल दीजिए 4। अभी क्या निकला, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, और ये माइनस 4/2, यानी कि x का वैल्यू हो गया -4/2, एक ही वैल्यू निकला, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू हो गया 0, तो अब समथिंग प्लस 0 और समथिंग -0 डजंट मेक अ डिफरेंस, तो आपको एक ही सोल्यूशन निकलेगा, x इक्वल टू -4/2, यानी कि x इक्वल टू -2। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर आप दूसरा तरीका से लगाते हैं कि भाई ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये बी स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये 4x, यानी कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x इक्वल टू -2, तो यही सेम वैल्यू निकला यहाँ पे। तो आप चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप उसके साथ में हिसाब किताब लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने का बात ये नहीं है कि कैसे सॉल्व करें, ध्यान देने की बात ये है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये वाला जो इसके स्क्वायर रूट के अंदर था, इसका वैल्यू 0 निकला, और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक हिंदी में। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको का वैल्यू अगर 0 निकला तो क्या हुआ, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -2। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं निकलता तो आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है। एक प्लस वाला सीन में -4 प्लस समथिंग जो भी आता है उसका वैल्यू बाय 2, एक सॉल्यूशन होता है एक्स का, दूसरा होता है वैल्यू एक्स का -4 माइनस समथिंग बाय 2, तो दूसरा वैल्यू होता है। लेकिन चूंकि इस विभेदक और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया तो आपको एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पिछले बार देख रहे थे जब इस इक्वेशन पे आ रहे थे आप, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 ए का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू 4 के बदले 7 था, ये वैल्यू हो गया था नेगेटिव, तभी हम लोग 4 स्क्वायर माइनस 28, 16 माइनस 28 -12 का स्क्वायर रूट निकला था, -12 का स्क्वायर रूट यानी कि इमेजिनरी नंबर, तभी हम बोलते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बता रहा है, पहला चीज बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस, अभी इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। तो इसका समरी जानना जरूरी है, इसलिए उसी पे हम जोर डाल रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशन के केस में पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, x का दो सॉल्यूशन निकल सकता है, दैट इक्वेशन सेज x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a।
तो यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए। ये सब फॉर्मूला आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपको हम सुना रहे हैं ये मेरा रटा हुआ नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिस किए थे बचपन में, थोड़ा ज्यादा कर लिए थे शायद से, तो इसलिए याद है। और आप लोग को पढ़ाने से पहले थोड़ा पढ़ते भी, ऐसा नहीं कि 35 साल पहले पढ़ा हुआ चीज को हम अभी भी याद है कंठस्थ, एक बार देखते हैं तो याद आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो आपके पास दो अलग तरीका है ही है। तो इसमें क्या था कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो भी है, अच्छा ठीक है। तो तीन सिचुएशन होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू समथिंग पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू समथिंग निगेटिव होगा, ये तीन ही संभावना है, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि यहाँ पे समथिंग होगा पॉजिटिव, मान लिया जाए पॉजिटिव में 2 होता है, तो ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव 2 के साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स का एक वैल्यू होगा, और जब निगेटिव होगा मतलब ये प्लस के साथ में एक वैल्यू निकलेगा, और माइनस वाला केस लेंगे तभी एक वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। इसका वैल्यू जब 0 होता है यानी कि ये पूरा हिसाब किताब 0 हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तो एक ही वैल्यू होगा, x इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। और तीसरा संभावना है जबकि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा केस में देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू a है 1, हम लोग इस इक्वेशन का बात कर रहे हैं, 1 इंटू c इज 7, ये वैल्यू कितना है निगेटिव है, इसका स्क्वायर रूट, निगेटिव का स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या अकाल्पनिक संख्या। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव होता है, स्क्वायर में नेगेटिव और स्क्वायर रूट होता है, तो तभी हम बोलते हैं कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि किसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव है, मतलब निगेटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अभी इसका समरी, अभी तक हम लोग जो पढ़ाई की इसमें तीन चीज है। पहला है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो पहला चीज आप करेंगे, देखेंगे कि भाई कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या, यानी कि आप मिलाते हैं कि भाई मेरा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है। उसके बाद वो काम नहीं बनता है, तब आप बोलते हैं कि ए इंटू सी, ए प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे ए और सी का वैल्यू क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू निकला उसका फैक्टर्स निकालेंगे, और वो फैक्टर्स में से कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा जोड़ है जो कि आपको बी के बराबर निकलता है। याद हो रहा हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर आप एक बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद बी वाला इलाका जो है उसको तोड़ देते हैं, ए प्लस बी, मतलब उसको जो भी फैक्टर मैच कर रहा है ए इंटू सी का जो फैक्टर्स है बी का वैल्यू देने के लिए, तो उसके साथ में आप आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो तीसरा रामबाण है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला जो आप किसी भी इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, सीधा फॉर्मूला बैठा दीजिए। और फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर उसका वैल्यू 0 है तो समझिए कि एक ही सॉल्यूशन होगा, बैठाइए इक्वेशन में वैल्यू और सॉल्व कीजिए। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो सॉल्यूशन होगा, जब प्लस वाला एक सॉल्यूशन, माइनस वाला एक सॉल्यूशन। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बता रहा है आपको कि इसका सॉल्यूशन जो है ये इमेजिनरी नंबर है और इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन तरीका, तीनों नुस्खा आप लोग देख लिए, हम लोगों ने इसके साथ में थोड़ा स्ट्रगल भी किया और देखा कि भाई कैसे सॉल्व होता है। बाकी कुछ चीज अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार वीडियो देखिएगा, क्लियर होगा, और उससे भी बात नहीं बने तो फिर टीचर जिंदाबाद, पूछ लीजिएगा फिर से समझाएंगे। अभी तक में कुछ डाउट, कंफ्यूजन, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन लगा तो बताइए भाई।
नो कंफ्यूजन, नो डाउट। sir. ठीक है, तो फिर आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास